कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे अपूर्व गौरवा। अपूर्व हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने हाल के दिनों में कुछ ऐसी कविता पढ़ी है। वैसे इनके फैन फॉलोअर्स में अमिताभ बच्चन भी रहे हैं। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं और अपनी कविता पाठ से सामने बैठे डेस्क पर लोगों के अंदर एक अलग तरीके का जुनून पैदा करते हैं। पटना के हाल के दिनों में जो लाठीचार्ज की घटनाएं घटी थी बीपीएससी परीक्षार्थियों पर, उसको लेकर इन्होंने एक बड़ी जोरदार कविता पाठ किया मोतिहारी में। और उस कविता पाठ की गूंज कहीं न कहीं उस आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की। हम साहब से खुद बात करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारी उनकी बातचीत हो और हम उन छात्रों के लिए जो लगातार 1 महीने से गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और कहीं न कहीं सरकार से गांधीवादी तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक उसी धरती से ये आए हुए हैं। इनके चाहने वाले जब अमिताभ बच्चन है तो फिर कहने की कोई बात ही नहीं है। मैं भी जब पहली बार इनका वो काव्य पाठ सुना, तो सच कहिए कि इनसे मिलने की इच्छा मेरी जागृत हुई और खोजते-खोजते, ढूँढते-ढूँढते ने इनके पास मैं पहुँच ही गया। नंबर से फिर बातचीत हुई और फिर इन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ अपनों जैसा मुझे गले लगाया, तो मुझे लगा कि नहीं, क्रांतिकारी मुलाकात ज़रूरी है। चलिए अपूर्वा जी, आपका स्वागत है। टाइम्स ऑफ धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं बहुत अभिभूत हूँ। आपने मोहब्बत में इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन परिचय एकमात्र इतना ही है कि हम लोग दोनों बिहार की धरती से हैं, जो क्रांतिकारियों की धरती गांधी के भी पहले से रही है। और हमने जयप्रकाश नारायण को जन्माया है और यहाँ से उनकी सही रूप में उनका जन्म जिस क्रांति से हुआ, उस क्रांति की ये प्रसूता धरती है। तो यहाँ से होना अपने आप में गर्व की बात है। सही बात। पूरी दुनिया का शांति का संदेश बुद्ध हो, महावीर हो, डेमोक्रेसी हो, सब कुछ तो बिहार ने ही दिया है दुनिया को। लेकिन आज बिहार जो है खुद मतलब लग रहा है जैसे अपने इतिहास के उस काल में लौट आया है जहां से कुछ नयापन दिख नहीं रहा है। पूरा देश बिहार को आज भी इसी नजर से देखते कि कुछ बदलाव का संकेत बिहार से आए। और हमें लगता है कि 1 महीने से बीपीएससी के छात्र जिस तरीके से सत्याग्रह तरीके से आपने बड़ी ललकारा है उसको अपने अंदाज में, तो वो आंदोलन कर रहे हैं। आज भी उनका आंदोलन चल रहा है इस कड़ाके ठंड में भी। तो हमें लगता है कि उस आंदोलन को लेकर आप कुछ अपने शब्दों के सहारे जो आपने एक ऊर्जा संचार करते हैं वो तो करें ही करें, और साथ साथ बिहार के युवाओं को भी जगाए, बिहार के अभिभावक को भी जगाए, जो हमें लगता है कि कहीं हम पूरे लोग कहीं ना कहीं खो गए हैं। पूरी दुनिया बिहार के तरफ देख रहा है कि कुछ नई चीजें आएंगी, लेकिन बिहार ही लगता है जैसे शांत बैठ गया है। सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन चूंकि आपको जितना मैं जान पाया हूँ संक्षिप्त मुलाकात में, आपने जिस तरह से छात्राओं के लिए जो किया उसको पूरा देश देख रहा है, उसको यूटीटी प्लेटफॉर्म सराह रहे हैं। और आपका जो इस आंदोलन की तरफ झुकाव है, उससे मुझे महसूस हो रहा है कि बदल तो शुरू हो ही गई है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि देर हो रही है, लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए फिर भी चलेगा। परंतु समस्या यहाँ ये है कि आप और हम अपने अपने कमरों में बैठकर बातें कर ले रहे हैं, लेकिन जिन छात्रों का भविष्य टिका हुआ है इस आंदोलन पर, और मैं इसलिए कह रहा हूं भविष्य टिका हुआ है इस आंदोलन पर, इसलिए नहीं कि वो कल होके आंदोलनकारी नेता बनेंगे या कुछ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर वालों ने एक निवाला कम खाया, लेकिन उनको कोचिंग, उनको पढ़ने के लिए अपने से दूर, बहुत से बच्चे वहां ऐसे भी बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो
अकेले हैं अपने घर में देख रेख करने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, वो लोग भी उस कड़ाके की ठंड में जुटे हैं। तो मैं देखिए, हरिओम पवार साहब की लाइनें हैं कि मैं इस लाचारी पर मुट्ठी कस कस के रह जाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। तो हमारे पास उनके लिए देने के लिए कुछ नहीं है, बस यही है कि अगर हम अपने शब्दों से लोगों तक इस भावना को पहुंचा सकें कि आज भी देश में परिवर्तन की आवश्यकता है, और उस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि आज देश ठंडा हो चुका है, आज देश को गर्मी की आवश्यकता है। तो मैं बहुत अधिक तो नहीं लिख पाया था क्योंकि समय कम था। एक मुशायरे में मेरा मधुबन जाना हुआ था, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पास एक जगह पड़ती है। तो वहां पर मैंने शुरुआत इस तरह की थी, और जो मेरे अंदर की मूल भावना है कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया, 75 76 78 वर्ष होने को आ गए हैं, लेकिन जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था, अंग्रेजों ने पुलिस गठित इसलिए की थी कि वो हम पर राज कर सके, हम पर शासन कर सकें। पुलिस मैनुअल में आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। नेटवर्क सरकार नहीं ला पा रही है तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। परंतु सही बात। जो जो बात मैं कह रहा था कि हमने पुलिस गठित देखी थी अंग्रेजों द्वारा की गई, जिसने देश के आंदोलन को कुचला, जिसने क्रांतिकारियों को पकड़ा, जेल में डाला। लेकिन आज पुलिस क्या कर रही है? क्या आज भी हम अंग्रेजों के शासनकाल में हैं? कल गोरे अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, आज काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। केवल अंतर इतना ही है। मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है, मुझे विपक्ष से भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे समाज की सोई हुई चेतना से शिकायत है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर ले रहे हैं। ये अगर आप ठीक तरह से सोचें तो इस देश की विडंबना है कि जहां एक अपराधी कसाब पर, एक आतंकवादी पर ये देश 75 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रात 2:30 बजे 350 बुद्धिजीवी एक कागज पर दस्तखत करके खुलवा देते हैं कि याकूब मेनन की फांसी माफ कर दी जाए। उस देश की विडंबना देखिए कि अपने देश के भविष्य, अपने मुस्तकबिले वतन जिनको हम कह सकते हैं, अपने बच्चों पर लाठीचार्ज करने में इस देश को थोड़ी भी शर्म नहीं आई। और इस देश में लाठीचार्ज के बाद भी उन अभ्यर्थियों को इंसाफ मांगना पड़ रहा है। तब मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा कुर्सी की गद्दारी थी, और छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां, सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा ना हो बिहार उठा ले इंकलाब की लाठियां। ये हमने भविष्यवाणी की या चेतावनी दी सरकार को, लेकिन पहली शिकायत मैं दर्ज करना चाह रहा हूं वहां बैठे अभ्यर्थियों से, जो अपनी पीठ पर लाठी को झेल गए इंकलाब और आंदोलन के जज्बे में। ठीक है, लेकिन वो जज्बा शांत होता क्यों नजर आ रहा है? क्या 4 लाठियों से, क्या चंद डिग्रियों के हेर फेर से इस आंदोलन का गला घोंट दिया जाएगा? मैं जानता हूं मेरे लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि मैं गर्दनी बाग में नहीं बैठा हूं, लेकिन वो छात्र जो आंदोलन को बीच में छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें घर से फोन आ गया कि बेटा तुम लाठी खाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, या वो छात्र जो चंद डिग्री के ऊपर नीचे होने से अपने रजाइयों के आराम में चले गए, उनसे कहना चाहता हूं मैं, सुने जवानी बिहार की भी, दोनों मुट्ठी भींच के, राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के, परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और दीप जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आएंगे। ये हमें समझना होगा। तो मशालों की आवश्यकता है। गर्दनी बाग ज्वलंत है, ज्वलंत रहे, क्योंकि ये सरकारों की बहुत पुरानी तकनीक है। एक बार जब आंदोलन को समाप्त करना होता है तो उसको खींचते हैं, खींचते खींचते उसको इतना लंबा कर देते हैं कि लोगों की
जो बेसिक जरूरतें हैं वो आंदोलन उसमें एक हिंड्रेंस की तरह, एक अवरोधक की तरह नजर आने लगे। धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो जैसे देश के किसानों ने केंद्र की सरकार को झुकने पर मजबूर किया, वो सही था गलत था मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन बिहार की जो परिस्थितियां हैं और जो गर्दनी बाग में हम देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि हम कम से कम प्रांत की सरकार को तो झुकने पर मजबूर करें। और झुकने की ही बात नहीं है, देश के भविष्य की बात है। तो भविष्य के लिए झुकने में न सरकार को शर्म आनी चाहिए, न माफी मांगने में सरकार को संकोच होना चाहिए, क्योंकि झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। पहचान होती है, सही बात कहते। तो ये हम चाहेंगे कि आंदोलनकारी जो हमारे छात्र हैं, हालांकि वो लगातार 1 महीने से डटे हुए हैं, फाइट कर रहे हैं अपने तरीके से, तो कुछ आप अपनी ही रचना नहीं, कुछ और कुछ प्रेरणादायक चीजें आप अगर उन छात्रों को कहेंगे आप, तो हमें लगता है कि जो लड़ाई के अंदर घुस गए हैं या जो अभिभावक के फोन कॉल से थोड़ा ठिठक से गए हैं, उनमें भी एक नई ऊर्जा और एक नई जान का संचार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मेंशन करना चाहूंगा, मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन एक पटेल साहब हैं जो वहां पर आंदोलन में बैठे हैं, शायद मेरा नंबर भी आपको उन्होंने ही दिया। उनका मुझे फोन आया था और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया हूं, कुछ व्यस्तताएं थी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो जवानी अभी रजाई के आराम में घुस गई है, कुछ तापमानों के हेर फेर से या अभिभावकों के फोन कॉल से जो लोग अपने घरों को लौट गए हैं, याद रखिएगा ये आंदोलन सिर्फ बिहार का नहीं है, यह आंदोलन सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है। वैश्विक स्तर पर आने वाली पीढ़ियां जब शिक्षा का इतिहास पढ़ें तो गर्दनी बाग का जिक्र किस मुकाम पर होगा ये आप पर निर्भर करता है। क्या आप गर्दनी बाग का जिक्र शिक्षा के विश्व में ऐसा ही देखना चाहते हैं कि आए गए 2 दिन बैठे उठकर चले गए छात्र, सरकारों ने दबा दिया? नहीं। देखिए, ये देश के भविष्य का सवाल तो है, लेकिन शिक्षा के भविष्य का सवाल ज्यादा है। आप एक व्यक्ति को शिक्षित कर देंगे, वो पूरे समाज को आपका देश बना सकता है। आप यकीन मानिए, मैं जो कह रहा हूं उस पर आप जरा सा गौर करें। हम और आप पहले अपने आप को जातीय रस्सी में बांधते हैं, फिर प्रांतीय रस्सी में बांधते हैं, फिर हम आते हैं तो देश की रस्सी में बांध लेते हैं। उससे ऊपर जाते हैं तो कहते हैं गांधार से ब्रह्म देश तक राष्ट्र की रस्सी थी। लेकिन एक रस्सी ऐसी है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, और वो रस्सी थी शिक्षा की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब पूरी दुनिया को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान भी नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर खरीद सके, इतनी हैसियत भी दुनिया की दौलत में नहीं थी। कोहिनूर और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो क्या बात है, क्या बात है कि इतने 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, आपका देश अभी भी जिंदा है। आप बताइए दुनिया को कि वो बात आप में है। आप शिक्षा जगत को बताइए कि वो बात गर्दनी बाग में है। और गर्दनी बाग अगर जिंदा रहेगा, आज आपके पास ऑपोजिशन के लीडर आ सकते हैं, आज आपके पास सरकार के मंत्री आ सकते हैं, लेकिन आप संदेश क्या दे रहे हैं कि हमने अधिकार की लड़ाई लड़ी और हमने वो लड़ाई जीती, सिर्फ शहीद होने के लिए नहीं लड़ी। तो गर्दनी बाग शहीद ना हो, इसकी जिम्मेदारियां तमाम उन लोगों के कमजोर कंधों पर हैं जो अभी अपनी रजाइयों में घुस चुके हैं या अपने घरों को लौट चुके हैं। आंदोलन को जिंदा रखना है, सरकार के विरोध में नहीं, शिक्षा के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। यही कहना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने बहुत बड़ी बात कही कि सवाल सरकार को झुकाने का नहीं है, सवाल शिक्षा का जो इकबाल है उसको बनाए रखने का है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपने समय दिया। बस गर्दनी बाग को जिंदा रखना है, जो बात बार बार हम कहते आ रहे हैं, आज अपूर्व ने भी उसी तरीके से इस बात को रखा है कि गर्दनी बाग को जिंदा रखना है। और तमाम इस प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि देखिए ये लड़ाई सरकार से नहीं है, ये लड़ाई सत्ता से नहीं है, ये लड़ाई है शिक्षा के बचाए रखने की। और ये इस लड़ाई की जीत से कोई सत्ता या सरकार बदलने वाली नहीं है, बिहार का भविष्य बदलने वाला है, इसलिए ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। चलिए इस खास मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी गर्दनीबाग के मुद्दों को लेकर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।